नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। स्वागत है आपका बिहार विधानसभा चुनाव 2015 में। आप भी इस सवाल का जवाब सोचें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में जितने वोट एनडीए को मिले थे, उसमें यदि जीतन राम मांझी के आने से महादलित वोट जुड़ते हैं तो क्या भाजपा की आंधी नहीं है? एक हिसाब से ऐसा संभव है, लेकिन ठीक विपरीत दूसरा हिसाब है। यह हिसाब 2014 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ पड़े वोटों का है। तब एनडीए को कुल 38% वोट मिले थे और लालू यादव, नीतीश कुमार व कांग्रेस को कुल 43% वोट मिले थे। अपना मानना है कि वह वोट घोर मोदी विरोधी था। मोदी के सुपर जादू के वक्त भी जब ये वोट एनडीए को नहीं गया तो अब कैसे जाएगा? अब इसकी काट में कई दलील है, जैसे यह कि यादव नीतीश के उम्मीदवारों को वोट नहीं देगा, मांझी पप्पू यादव को मिले वोट को माइनस करे, मतलब जो मोदी के खिलाफ वोट था वह घटेगा। अपना मानना है कि बिहार का वोटर सियासी तौर पर कट्टर और पका हुआ होता है। जो मई 2014 की आंधी में यदि मोदी विरोधी था तो वह अब मोदी विरोधी नहीं हो सकता, यह संभव नहीं है। इसलिए हिसाब लगाना आसान नहीं है। आज मैं इस पर चर्चा करूंगा, पर उससे पहले आज की इन चुनावी सुर्खियों पर जरा गौर करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार बिहार को मिलने वाला सामान्य अनुदान भी नहीं दे रही है और अब विशेष पैकेज देने का दिखावा कर रही है। नीतीश कुमार ने लिखा है कि केंद्र सरकार ने बिहार को मिलने वाले सामान्य अनुदान में कटौती की है। उन्होंने केंद्र सरकार से कहा है कि वो विशेष पैकेज देने का दिखावा न करें, बल्कि बिहार को उसका वाजिब हक दें। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की ओर से घोषित 1.25 लाख करोड़ रुपए के पैकेज को मुख्यमंत्री और जदयू के नेता छलावा बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आरएसएस पर किए हमले को लेकर नाराजगी जाहिर की है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कहा है कि संघ दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है और बीजेपी को इस पर गर्व है। गौरतलब है कि नीतीश कुमार ने आरक्षण पर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को लेकर हमला किया था। रूडी ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए ये भी कहा कि उनके ऊपर लालू प्रसाद का डीएनए हावी हो गया है। रूडी ने कहा कि जब से लालू प्रसाद के साथ नीतीश कुमार की साठगांठ पूरी हो गई है, तब से उनकी भाषा शैली सब बदल गई है। बिहार में 41 सीटों पर चुनाव लड़ रही कांग्रेस पार्टी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम भी शामिल है। सोनिया गांधी 3 और 17 अक्टूबर में बिहार में चुनावी रैली करेंगी। राहुल गांधी सभी 5 चरणों में प्रचार करेंगे। अभिनेता से नेता बने सांसद राज बब्बर, फिल्म अभिनेत्री नगमा और पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन को भी इसमें शामिल किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्रियों में शीला दीक्षित, दिग्विजय सिंह, अशोक गहलोत और भूपेंद्र हुड्डा को स्टार प्रचारक बनाया गया है। प्रदेश के नेताओं में पूर्व स्पीकर मीरा कुमार, निखिल कुमार, डॉक्टर शकील अहमद, कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चौधरी, पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा आदि नेताओं को रखा गया है। प्रदेश प्रभारी सीपी जोशी भी स्टार प्रचारकों की सूची में है। बिहार में आमने सामने चुनाव लड़ रहे दोनों गठबंधन टिकट बंटवारे से नाराज नेताओं की नाराजगी झेल रहे हैं। आज पटना में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में घुसकर कई इलाके के लोगों ने प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि बेतिया, काराकाट, ब्रह्मपुर, फारबिसगंज और बख्तियारपुर के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई है। दूसरी ओर जनता दल यू के कार्यालय के बाहर भी कल से ही प्रदर्शन चल रहा है। नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री रहे रामधनी सिंह ने इस्तीफा दे दिया है और सपा में शामिल हो गए हैं। परसा सीट से जदयू के विधायक छोटे लाल राय ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वो भी टिकट कटने से नाराज हैं। सन 2014 में लोकसभा चुनाव के वक्त ये सुनने को मिला था कि अभी मोदी को वोट देंगे और विधानसभा के वक्त नीतीश कुमार को। उस नाते नीतीश कुमार का चेहरा, काम, नाम नए वोट जोड़ सकेगा या लालू की संगत से वे नुकसान में रहेंगे? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ जयशंकर गुप्त और अजीत द्विवेदी है। जयशंकर जी, सन 2014 के लोकसभा चुनाव में बिहार में दोनों खेमों को जो वोट पड़ा था, वो पिछले 16 महीने की जो राजनीति हुई है उसमें कितना बिखरता हुआ, जुड़ता हुआ आप महसूस करते हैं?
पिछले चुनाव में जो लोग एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे वो एक साथ एकजुट हो गए हैं। अब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव कांग्रेस अलग अलग लड़े थे जी। अब वो एक साथ आ गए हैं तो उनका जो वोट प्रतिशत था उसमें तारिक अनवर की एनसीपी को भी जोड़ लीजिए तो नहीं, वो 43% था बनता है, वो फिगर बनता है 43% बनता है। वो क्या जब इतने मतलब वो नरेंद्र मोदी को उस समय नहीं मिला तो वो क्या अब बिखर जाएगा? नहीं, उसके अलावा नरेंद्र मोदी को और भी बहुत सारे वोट ऐसे मिले थे जो उनको कभी उनकी पार्टी को नहीं मिलते थे। जैसे उन्होंने कहा कि साहब पिछड़ी जाति का हूँ, तेली से जोड़ा था उन्होंने, तो ऐसे लोग जो कभी बीजेपी को वोट नहीं देते थे उन लोगों ने भी उनको वोट दिया था। वो उसके कारण सिर्फ उनकी लोकप्रियता या कोई विकास का मानदंड नहीं था, बल्कि उस जातीय समीकरण भी ऐसा फिट हो गया था। अब वो सारे लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अब जैसे मान लीजिए इसी में है, लालू जी के गठबंधन में है, तो जब जनता दल यू के साथ उस समय जीतन राम मांझी भी थे जी। आज जीतन राम मांझी ने अपना अलग बना लिया। तो वही है कि वो जीतन राम मांझी अलग हो गए, पप्पू यादव हो जाएंगे, तारिक अनवर अलग हो जाएंगे, तो फिर ये महागठबंधन के वोट घटेंगे। नहीं, घटने की बात तो हो सकती, उस हिसाब से देखा जाए तो हो सकता है, लेकिन अब ये लड़ाई एकदम सीधी हो गई है ना कि भाजपा गठबंधन और महागठबंधन और प्रादेशिक एंगल उसमें प्रदेश का एंगल है लेकर के, तो इसमें कहीं ना कहीं वो चीजें गौड़ होती जाएंगी, मतलब बहुत ज्यादा उसमें नहीं रह जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं जैसे मान लीजिए अब कोई कैंडिडेट खड़ा होता है तो 2-4, 10,000, 15,000 वोट तो पा ही जाता है। एक ओवैसी फैक्टर भी नया आ गया है, आपने देखा होगा, वो भी एक नया था, वो एक अलग, उसका एक अलग विश्लेषण का विषय है। तो कहीं ना कहीं से अगर 5,000 वोट, चूंकि विधानसभा के चुनाव में 1,000-2,000 वोटों से भी कई जगह फैसला हो जाता है। अजीत, क्या लगता है ये कि जो 2014 में जो वोट की जो आंकड़ा था, वो आंकड़ा कहाँ कुछ कितना छिन्न भिन्न हो सकता है? एक थ्योरी ये है कि महागठबंधन अभी जो जोड़ा जा रहा है उनके कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा थे। कांग्रेस के सारे कैंडिडेट, कांग्रेस और लालू यादव के कैंडिडेट मिलकर के लड़े थे, 40 सबको इतना मिला, और 38 कैंडिडेट जेडीयू के थे और उन्होंने 2 सीटें सीपीआई के लिए छोड़ी हुई थी। तो इस तरह से 80 कैंडिडेट मिलकर के और उनको 43-44% वोट आया। और इस तरफ जो है वो 40 कैंडिडेट थे टोटल, जो बीजेपी, एलजेपी और आरएलएसपी के, और इन 40 को ही मिलकर के 39% वोट आया हुआ है। तो एक तो ये फैक्टर है। दूसरे, उसमें जो सबसे मेजर फैक्टर है वो ये था कि नीतीश कुमार को 17% के करीब जो वोट आया लोकसभा चुनाव में, उनको 38 सीटों पर, उसमें एक बड़ा हिस्सा जो था वो महादलित का था, जीतन राम मांझी की वजह से था। जो पहले नीतीश कुमार ने बनाया हुआ था जीतन राम मांझी की वजह से, भले न हो, वो नीतीश कुमार का था, लेकिन अब जीतन राम मांझी की वजह से वो अलग हुआ है। तो वो एक वोट उनके उसमें से कम हो रहा है। पप्पू यादव जीते थे लालू यादव के टिकट पर, उनकी पत्नी कांग्रेस के टिकट पर जीती थी, तो वो पप्पू यादव वाला एक फैक्टर थोड़ा वोट अलग हो रहा है। तो उनका वोट थोड़ा सा बिखरता दिख रहा है, हालांकि वो कितना नतीजों में दिखेगा अभी नहीं कहा जा सकता। जी, अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बातचीत जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बिहार में वोटों की गणित पर, जो लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक कितनी और कैसी बदली है। जयशंकर जी, आपने 2014 के वोट के मुकाबले में अभी उम्मीदवारों की एक का रोल बताया कि उम्मीदवारों से काफी 5-5, 10-10 हजार भी अगर वोट होता तो वो एक बहुत मेजर होता। उस नाते इस चुनाव में सचमुच में 2014 कसौटी नहीं बनता इस चुनाव की? प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, जनता दल यू के भी, आरजेडी के भी, कांग्रेस के भी। अब उसमें कोई पहले नंबर पर था, कोई दूसरे नंबर पर था, तो अगर पहले नंबर को टिकट मिलेगा तो दूसरे नंबर वाले नाराज हो सकता है, या दूसरे नंबर वाले को कहीं अगर समझौते में टिकट मिल गया तो पहले वाला नाराज हो सकता है। उन लोगों के लिए ये जो 4-5 पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी, पप्पू की पार्टी, ओवैसी की पार्टी, ये तारिक अनवर की पार्टी, ये सारी जो हैं, ये इनके लिए प्रोस्पेक्टिव मंच बन जाएगा कि वहां जाकर के वोट ले सकते हैं। तो अपने अपने इलाकों में इनका भी अपना असर होता है। लेकिन एक चीज और है कि जब ये देखेंगे कि मान लीजिए जीतन राम मांझी है, लेकिन नीतीश कुमार का महादलितों में पहले पकड़ ज्यादा था, अब जीतन राम मांझी अलग हो गए। अगर लगेगा उनके लोगों को कि साहब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, फिर तो उनका साथ देंगे। लेकिन अगर लगेगा कि नहीं, जीतन राम मांझी तो वहां ढक्कन के 3 हो जाएंगे, या उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं, या मान लीजिए ये जो रामविलास पासवान हैं ये मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं, तो उनका वोट बैंक जो, उनका जो सपोर्टर बेस तो है वो लोकसभा जरूरी नहीं, वो लोकसभा की तरह कंसोलिडेट नहीं हो सकता, नहीं करेगा, क्योंकि तब ही। अच्छा, दूसरा ये है, जैसे दिल्ली में ही हुआ था कि जिन लोगों ने भाजपा को वोट दिया था तो उन्होंने कहा कि साहब हम तो प्रधानमंत्री चुन रहे थे, नरेंद्र मोदी को दे दिया हमने, लेकिन मुख्यमंत्री को जो चुनना होगा तो हम तो केजरीवाल को चुनेंगे। इसी तरह से बहुत सारे, मतलब जो बीजेपी का जो वोट बैंक है उसमें से भी बहुत सारे लोग कहते हैं भाई ठीक है, मोदी को तो प्रधानमंत्री बनना नहीं है, तो अगर नीतीश कुमार में अच्छा ही है, नीतीश ने अच्छा काम किया, हो सकता है हम उनको साथ दे सकते हैं।
तो एक चीज हो सकता है कि ये जो नहीं, ये अजीत, इस मामले में पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भी ये अनुभव हुआ था कि कई लोग कहते थे कि दिल्ली के लिए नरेंद्र मोदी और पटना के लिए नीतीश कुमार, ये फार्मूला, ये कोई अंडर करंट इस तरह की बन सकती है। ये है या उस महागठबंधन के लिए जो अभी भी जो तमाम चुनाव पूर्व सर्वेक्षण आ रहे हैं, उन सर्वेक्षणों में बतौर मुख्यमंत्री सबसे लोकप्रिय नीतीश कुमार बताए जा रहे हैं, और जो उनके मुकाबले दूसरे कैंडिडेट खड़े किए जा रहे हैं, अपने आप मीडिया खड़े कर रही है, बीजेपी ने अनाउंस नहीं किया है, उनके मुकाबले 10 से 12 परसेंटेज पॉइंट ज्यादा है नीतीश कुमार की लोकप्रियता। तो वह लोकप्रियता किसी न किसी मुकाम पर उनके पुराना फार्मूला वही चल रहा है, वो जो कैंडिडेट पर ट्रांसफर होगा। चूंकि अगर जब लोग सोचेंगे कि हमको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाना है, तो इसका कैंडिडेट भले चाहे जैसा हो, हम इसको वोट देते हैं। जैसा लोकसभा चुनाव में हुआ, लोगों ने तय किया कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, तो उनके जैसे तैसे कैंडिडेट जिसको उन्होंने दिया था, लोगों की नाराजगी थी, इसके बावजूद लोगों ने उनको दे दिया था वोट। तो वो स्थिति एक बार होगी यहाँ। नहीं, लेकिन उसके अंदर ये नहीं कि वो जो जंगल राज वाला जो प्रचार हुआ और जो आक्रमण हुआ है बीजेपी की तरफ से, उससे नीतीश कुमार की स्थिति गड़बड़ाई। वो जब हवा बिल्कुल एकदम, जब चुनाव अभियान जब तेज होगा, तो देखिए अभी क्या है, जंगल राज का मतलब क्या है? जंगल राज का मतलब ये कि नीतीश कुमार की जो लोकप्रियता है, वही मैं कह रहा हूँ कि जंगल राज के जो 5-6 प्रतीक थे जी, वो अभी सब बीजेपी के साथ हैं। पप्पू यादव, साधु यादव, नहीं पप्पू यादव भी साथ नहीं है, एक नीतीश और इनके लालू के खिलाफ हैं, और कहीं ना कहीं से उनको माना जा रहा है कि वो बीजेपी के साथ गलबैयां ही कर रहे हैं। अनंत सिंह, सूरज भांजी, रामकिशोर सिंह, ये जितने चेहरे थे, साहबुद्दीन अभी जेल में है। तो जंगल राज 2 का जो कहा जा रहा है, तो अब ये लोग कहेंगे कि देखो भैया जंगल राज 2 वाले तो इधर हैं। नहीं, लेकिन तो वो इसमें एक हम थोड़ा सा डिफर करेंगे जयशंकर जी आपसे, इस वजह से कि एक तो जैसा पप्पू यादव ने खुद भी कई जगह इस बात को कंट्राडिक्ट किया कि मैं कभी लालू यादव के साथ नहीं था। पप्पू यादव 90 में चुनाव जीते जरूर थे लालू यादव के टिकट से, लेकिन उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, और 91 में और 96 में दोनों बार वो निर्दलीय एमपी जीते थे। एक तो वो अपने आप को अलग कर रहे हैं, डिस्टेंस उस चीज से कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो होती है वो लीडरशिप की होती है, नेतृत्व की होती है। नेतृत्व तो लालू यादव का ही था ना, उन्होंने ही छूट दे रखी होगी। नीतीश कुमार के को काटने के लिए लालू ही एक तरह से बीजेपी का ज्यादा बड़ा हो जा रहा है। हाँ ठीक है, वो कह सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कहीं ये नहीं है, लेकिन जो प्रतीक थे, मतलब इन लोगों के लिए बिहार बदनाम था। यानी जंगल राज का मतलब साधु यादव तुरंत नाम आता था, या पप्पू यादव का नाम आ जाता था। अब एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं इस सवाल पर चर्चा कर रहा हूं कि वोटों का 2014 की गणित किन कारणों से बदल सकती है। मांझी, पप्पू यादव या ओवैसी जैसे नेता वोटों का हिसाब बदलने में कितने कारगर होंगे? जयशंकर जी, आपके अनुसार अगले 40-45 दिनों में ऐसे कौन कौन सी बातें हो सकती है, क्या कारण हो सकते हैं जिससे कि दोनों का वोट जो है जुड़े या बिखरे? मुलायम सिंह यादव पहली बार बहुत बड़े पैमाने पे उत्तर प्रदेश के बिहार विधानसभा के चुनाव में उतरने जा रहे हैं, उनकी पार्टी। फिर वो तो फिर बीएसपी भी उतरने जा रही है, ओवैसी भी उतरेगी। बीएसपी का नहीं, आपका मानना बीएसपी से ज्यादा मुलायम सिंह फैक्टर करेंगे? मुलायम सिंह का ये है कि देखिए, अगर वो महागठबंधन को हराने के इरादे से उतरेंगे तो वो सब यादव और मुस्लिम कैंडिडेट देंगे। मायावती का जो सपोर्ट बेस है वो पश्चिम बिहार के कुछ इलाकों में है, जहाँ पे रविदास या चमार जो भी कहें, जाटव तो नहीं हमारे यहाँ है, लेकिन ये इन जातियों के लोग हैं, तो उनमें मेरा मतलब ये मायावती का सपोर्ट बेस है, और उनके 3-4 एमएलए कई बार जीते भी रहे हैं, तो वो तो उनका है। लेकिन अगर मुलायम सिंह यादव ने यादव कैंडिडेट दे दिए, मुसलमान कैंडिडेट दे दिए, तो अदरवाइज की चुनाव एकदम आमने सामने का हो जाए, अस्तित्व की लड़ाई हो जाए कि भैया सवर्ण लोग सामने हैं, पिछड़ों अपनी ताकत बचाओ, अपनी सत्ता बचाओ। अगर ये हो जाता है तो फिर सारे पिछड़े और अकलियत अल्पसंख्यक एक हो जाएंगे। अगर वो नहीं बनता है, अगर टूट हो जाती है, जिस तरह लग रहा है कि चुनाव में बड़े पैमाने पे पैसा बहेगा, बड़े पैमाने मतलब कोई तरकीब छोड़ी नहीं जाएगी चुनाव जीतने के लिए, तो अगर ये सब होगा तो हो सकता है कि जो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स होंगे, जो बगावती होंगे बागी, वो अगर समाजवादी पार्टी के टिकट पर जाएंगे या तारिक अनवर की पार्टी के टिकट पर लड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं 5,000 रुपये पा गए, 10,000 पा गए, तो असेंबली का चुनाव तो हमको लगता है 1-2 हजार वोट से भी बदल जाता है। अजीत, क्या उम्मीदवारों की भीड़ से ज्यादा ये वोटों की गणित गड़बड़ाने वाली है, या कैंपेन के कारण ज्यादा गड़बड़ाएगी? नहीं, ये दोनों फैक्टर काम करेंगे। लेकिन बिहार चुनाव के जब आंकड़े को आप अगर थोड़ा बारीकी से देखें, जैसे हमने लोकसभा चुनाव का देखा और 2010 का विधानसभा चुनाव का आप आंकड़ा एक है बहुत इंटरेस्टिंग, उसमें कुछ चीजें हैं। जैसे वोट दोनों को मिला करके नीतीश कुमार और
उस समय जो और बीजेपी साथ लड़े थे, अगर उस समय दिखता है कि बीजेपी के 102 कैंडिडेट लड़े थे और उसको 20% वोट मिला था टोटल पोल्ड वोट का, लेकिन जहां बीजेपी लड़ी थी जिन 102 सीटों पर, वहां जो पोल हुआ था उसमें बीजेपी का वोट परसेंटेज आप देखें तो वो 40% है। मतलब जिन 102 सीटों पर बीजेपी लड़ी वहां उस जो वोट हुए उसमें 40% बीजेपी, 40%, मतलब वो तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है बीजेपी के साथ, जो पिछले 10 साल 15 साल के बीजेपी और संघ की पॉलिटिक्स का एक नमूना है। बहुत मजबूती के साथ अपना नीचे ग्राउंड लेवल पर नए कास्ट को, नई जातियों को उन्होंने इस मजबूती से जोड़ा है जिसको लोग देख नहीं रहे। एक ये कह दिया जा रहा है कि अगड़ा या पिछड़ा हो गया, या महादलित उधर चलेगा या पिछड़ा अलग चलेगा। बीजेपी ने ग्राउंड लेवल पर उस अलग अलग जातियों में, जो खासतौर से निचली जातियां हैं, कमजोर जातियां हैं, उसमें बीजेपी ने बहुत काम किया हुआ है। खासतौर से संघ ने काम किया हुआ, जिसका फायदा इनको नीतीश कुमार के गठबंधन में रहते हुए भी मिला। नीतीश कुमार 142 सीटों पर लड़े और वहां पोल्ड वोट का उनको 38% वोट मिला है, लेकिन बीजेपी को 40%। बीजेपी का स्ट्राइक रेट भी विधानसभा में 91% था नीतीश कुमार के मुकाबले। तो इसका मतलब उसने नीचे कास्ट का ताना बाना बीजेपी ने बेहतर ढंग से बुना हुआ। जयशंकर जी, आपका क्या कहना है इस पे? नहीं, ठीक कह रहे हैं। जमीनी तौर पर बीजेपी ज्यादा मजबूती के साथ में, उसके वोट में कोई सेंध नहीं लगा सकता। देखिए, बीजेपी जो लोकसभा में 1984 में 2 सीटों की पार्टी थी, आज अगर 238 सीटों की 82 84 सीटों की पार्टी हो गई है, तो इसमें कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर तो रहे हैं कि आरएसएस ने और भाजपा के लोगों ने भी बहुत टारगेटेड वे में, सुनियोजित ढंग से ऐसे ऐसे तबकों को पकड़ा है जो कभी उनके साथ नहीं रहते रहे हैं। तो जब भी कोई होता है तो कुछ बड़े पैमाने पर लोग जुड़ते हैं। अब चाहे किसी भी कारण, जैसे मान लिया नीतीश के कारण जुट गए हों या किसी और भी कारण जुट गए हैं, तो उसको नीतीश भले पकड़ के न रख पाए, तो लेकिन आरएसएस के लोगों ने उनको पकड़ के रखने की कोशिश की। जैसे बताया ना हमने, अब बिहार का जो तेली समाज है वो अति पिछड़ा हो गया, उसको नीतीश कुमार ने अति पिछड़ा डिक्लेयर किया, लेकिन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में अपनी जाति देखता है, उसको लगता है कि हमारी जाति का प्रधानमंत्री है। अब वो मुख्यमंत्री नहीं बनेगा बिहार का, उस हिसाब से अगर वो अलग वोट करे तो अलग बात है, लेकिन वो मानता है कि हमारा आदमी है। इस तरह के बारीक काम कई बीजेपी ने और संघ परिवार ने किए वहां। एक तो संगठन उनके पास है, संगठन की क्षमता है, मतलब पूरे बिहार भर में हर इलाके में उनके लोग हैं। आप समझिए कि मतलब पिछले 1-2 महीने से केंद्रीय मंत्री जाकर वहां डेरा डाले हुए हैं, अपने अपनी जातियों के हिसाब से अपने अपने इलाकों में, रिश्तेदारियों में घूम रहे हैं लोग। हालांकि ये सब काम इन्होंने दिल्ली में भी किया था, दिल्ली में सफल नहीं हो पाए थे, लेकिन लगे हुए हैं, उनका अपना है, नेटवर्क तो है। नीतीश कुमार के पास या लालू प्रसाद यादव के पास उस ढंग से संगठन तो नहीं है कि जो हर बात पे जाके काउंटर कर सके। लेकिन दूसरा ये भी है, बहुत सारे इशूज हैं जैसे अब इस चुनाव में आएंगे सामने। जयशंकर जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas के मेरे अकाउंट पर ट्विटर करके जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।